प्रिय बच्चों, जय हिंद। मैं सरला दहायत, व्याख्याता, मॉडल स्कूल टीटी नगर भोपाल, मध्य प्रदेश। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत गद्य खंड से पाठ 1 मैं और मेरा देश पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध विधा है जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। आइए अब हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। प्रारंभ से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि होने के कारण आपको अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। मिश्र गांधीवादी थे। विचारों की उच्चता, आचरण की पवित्रता और जीवन की सादगी आपकी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थी। मिश्र जी ने निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्ताज लिखे हैं। रिपोर्ताज लेखन में वे सिद्धहस्त थे। हिंदी साहित्य में सशक्त गद्यकार के रूप में आपका विशिष्ट स्थान है। आपकी प्रमुख रचनाएं निबंध जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे आदि हैं। भाषा, आपने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा के सहज एवं स्वाभाविक रूप को ग्रहण किया है। आपकी भाषा में मुहावरों तथा उक्तियों का बड़ा सहज प्रयोग हुआ है। मिश्र जी के वाक्य प्रायः छोटे छोटे एवं सुसंगठित हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ से संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पाकर और इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की ज़रूरत या उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई। दीवार में दरार पड़ गई मतलब आनंद में कमी आ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है। हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई भी अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उससे अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई, यानी आनंद में कमी आ गई? जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसके लिए मैं अपनी ओर से ही कह रहा हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। और भूकंप क्या, कोई धरती थोड़ी ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने देश के बुरे दौर में सहायता की। वे उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अपने खून से गौरव के दीप प्रज्वलित किए, भयंकर अंधकार
और तूफानों में वे निरंतर उस दीपक की रक्षा में लगे रहे। लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं थीं। एक उनकी लेखनी जो ओज उत्पन्न करती थी और दूसरी उनकी वाणी जो आग उगलती थी। उनकी कलम और वाणी ने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को उत्कर्ष तक पहुंचाया। लो एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन के दर्शनार्थियों ने बहुमुखी बताया है। बहुमुखी का मतलब होता है जीवन के अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। उनकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद न पहुँचे तो वह कैसे लड़ें। किसान ही खेती ना उपजाए तो रसद पहुँचाने वाले क्या करें। और लो जाने दो बड़ी बातें। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। जय बोलने वालों का, हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। मतलब खिलाड़ी दुगने उत्साह के साथ मैच में खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं और निराश खिलाड़ी पुनः सजग होकर के फिर से खेलने लगते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सफलता दाद देने वालों पर निर्भर करती है। इसीलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे देश के एक महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और काफ़ी दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। और वे क्या मुग्ध हो गए, उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहाँ तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का निवासी जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा, अर्थात लज्जित करता रहा।
इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ। जैसा मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसा ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ। यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीज़ तो है ही नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े देहाती ने कहा, मैं 3 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन कपड़ों से नीचे चले आए और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाएं। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोतीहार मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे सबसे अधिक प्रिय बना दिया। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक शक्तिबोध और दूसरा सौंदर्यबोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है? साथ ही इन स्थानों में या किसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्तिबोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं या मुंह से गंदे भाव प्रकट करते हैं?
इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं। अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। और इसी तरह की किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके द्वारा देश के सौंदर्यबोध को भयंकर आघात पहुंच रहा है। आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। अतः प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने व्यक्ति के जीवन विकास में घर, नगर, समाज की भूमिका का उल्लेख करते हुए देश के प्रति उसके कर्तव्य बोध को जागृत करने के सार्थक सूत्र प्रदान किए हैं। देश स्वतंत्रता को मूल्यवान माना है। व्यक्ति और देश के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए निबंधकार ने देश के गौरव और सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की देश निष्ठा को रेखांकित किया है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति जिस प्रकार अपने सम्मान और अपने लोगों के प्रति चिंतित रहता है, वैसी ही चिंता उसे अपने देश के प्रति भी रखना है। व्यक्ति का चिंतन देशपरक होता है तो देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने भीतर देश के लिए शक्तिबोध और सौंदर्यबोध जागृत करना पड़ेगा। व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो देश कमजोर पड़ता है। व्यक्ति अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखता है तो वह देश के सौंदर्य को ही बढ़ा रहा है। देश के लिए नागरिक की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। उन्हें पूरा करके ही वह देश को समृद्ध और सुंदर बना सकता है। प्रिय बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।